खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के और मॉर्निंग शो के आज के शुमारे में कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की, बात मुल्क की सियासत की, मुल्क की रियासत की, दीगर मामलात आज महवे गुफ्तगू ज़रूर आपके साथ हम रहेंगे। बात सरहद पार की भी बताएंगे कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है और अहम तरीन कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्यों उन मीटिंग्स पर सबकी नज़र है, भारत पाक कशीदगी के बीच की सूरत हाल क्या कुछ और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इस कशीदगी के बीच क्या कुछ सोचा जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, ये तमाम मामलात आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आज तजिया भी होगा, तबसरा भी होगा और कोशिश करेंगे कि अगर वक्त मिला तो कुछ कॉलर्स को भी आज शामिल प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं अगर वक्त मिला। लेकिन याद रखिएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन जैसे करते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो फटाफट से आप ज्वाइन वहाँ पर भी करेंगे और हमारा अपडेट जो चल रहा है वहाँ पर 24/7 उसमें आप भी शामिल हो जाइएगा। आसपास के हवाले से अगर कोई इत्तला, कोई खबर आपके पास, कोई वीडियो आपके पास है, दिलचस्प खबर है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर जारी कर सकें तहकीक के बाद। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जनाब हम बड़ी खबरें आपको भेजते हैं लेकिन वो आती नहीं है, तो बड़ी दरख्वास्त ये है जनाब कि ख़बरें जब आती है तो उनका बाज़ाब्ता रिसर्च होता है, उनको एनालाइज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही होती है जिसको जगह मिलती है, चाहे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले या चैनल पर मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हवा में होती है जिसका कोई बेस नहीं होता, इसलिए उन्हें ड्रॉप भी करना पड़ता है। याद रखिएगा, हर खबर को तह तक लाकर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और यही प्रोग्राम का आज का भी मकसद हमारा रहेगा। आज 19 मई है, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र डालते हैं कि 19 मई को माजी में क्या कुछ हो चुका है। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर जाने से कबल हिस्ट्री ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन की तारीखी एतबार से अहमियत क्या है। पीर का दिन, नई सुबह का आगाज़, सुबह खैर। इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज पता चलता है कि 19 तारीख को 1930 में सफ़ेद ख़वातीन को आज के दिन साउथ अफ्रीका के अंदर, जनूबी अफ्रीका के अंदर वोट डालने का हक पहली मरतबा हासिल हुआ। 1568 में इंग्लैंड की मलिका एलिज़ाबेथ ने स्कॉटलैंड की रानी मैरी की गिरफ्तारी का हुक्म आज के दिन जारी किया। आज ही के दिन 1792 में रूसी अफवाज पोलैंड में दाखिल हुई और जंग मजीद आगे बढ़ी। 1885 में जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने अफ्रीकी मुल्क लेमरून और टोंगोलैंड पर कब्जा किया। 1939 में रूस और बरतानिया ने नाजी मुखालिफ मुआहदे पर दस्तखत आज के दिन किए और दोनों इस लड़ाई में एक साथ रहेंगे, इस बात के लिए अज़्म जाहिर किया गया। 1976 में ऑस्ट्रेलिया ने सोने की मलकियत को कानूनी तौर तस्लीम करने का फैसला आज के दिन किया। 1571 में आज के दिन मैगुल लोपेज डी जेगाबची ने आज के दिन फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की बुनियाद रखी। दिन आज का आता है 1571 में, ये पेशरफ्त आज के दिन हुई। इसके अलावा 2008 में भारत और चीन के दरमियान नथुला से तिजारत दोबारा शुरू हुई जो कुछ वक्त तक रुकी थी। दोनों के दरमियान ज़मीनी तनाज़े और जो सरहदी सूरत हाल रही है उसकी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और उसके बाद दिल्ली और बीजिंग के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं रहा। 2008 में आज के दिन दोबारा आज के दिन व्यापार शुरू हुआ। साल 2016 दिन आज का इजिप्ट या मिस्र के पेरिस से काहिरा जाने वाली परवाज़ नंबर MS 804 लापता हो गई और सैकड़ों मुसाफिर जिनका कोई पता नहीं चल सका। 2007 में अमेरिकी सेनेट में आज के दिन जामी इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल पर इत्तफाक हुआ। साल 2002 में मशरकी तैमूर 4 सदियों की गुलामी के बाद दुनिया के नक्शे पर दोबारा से उभरा। मई की 19 तारीख को 1979 दिन आज का हिंदी के मारूफ अदीब हजारी प्रसाद द्विवेदी का इंतकाल हुआ। उनकी अदबी खिदमात को आज पूरे मुल्क के अंदर याद किया जा रहा है। हिंदी के लिए ख़ास तौर से जो उनकी तसानीफ रही हैं और जो उनकी खिदमात रही हैं उसको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखे हैं। इसके बाद ख़बरों की तरफ सीधा रुख करेंगे। इससे पहले हम बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत की तरफ जाएँ। इंटरनेशनली जो ख़बरें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं वो आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले ज़रा मकामी सतह पर सूरत हाल क्या है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम ने करवट ली है, नुकसान की इतलात कई एक इलाकों से मौसूल हो रही हैं, उस पर चलेंगे। और उसके बाद शुमाली कश्मीर भी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कम ही सही, बारिशें कम लेकिन तेज़ हवाओं ने अलग अलग मकामात पर नुकसान पहुँचाया है। इशफाक,
चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं रियासती और मरकजी महकमे मौसमियात की उस पेशन गोई से जो आइन कल रात देर गई देखने को मिली। पहले सुबह कश्मीर के अंदर और सुबह सुबह होते सुबह जम्मू के अंदर तेज़ हवाएं आंधी चली है और तेज़ बारिशें भी हुई हैं मुतअद्दिद मकामात पर। और इतलात और ख़बर यह है कि सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के अंदर तेज़ हवाओं की वजह से मुतअद्दिद रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुँचा है। जहाँ एक तरफ से तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ बारिशों का अंदेशा लगाया गया था, रात देर गई, इस तरीके का सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। वहीं पर हीट वेव का असर भी आज पूरे दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। जहां रात भर हमने देखा कि तेज हवाएं चली हैं, आसमान से बिजली भी कड़की है और साथ साथ कई कुछ मकामात पर बारिशों का आगाज भी हुआ है। लेकिन रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज दोबारा से पारा ऊपर ही रहेगा और हीट वेव का जो असर पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं वो मुसलसल देखने को मिलेगा। हीट वेव पर थोड़ी देर में हम आएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। नॉर्थ कश्मीर से शुरुआत करेंगे तो आप सीधे बारामूला तक आइएगा, फिर बारामूला से बांडीपोरा, बांडीपोरा से श्रीनगर और श्रीनगर से बडगाम। साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं कि नुकसान जो है वो मुतअद्दिद मकामात पर हो चुका है। और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि कितनी तेज हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई मखदूश होकर रह चुकी थी रात भर, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से मुतअद्दिद मकामात पर जो छत थे वो उड़े हैं। और नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो यही आई है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ताहम किसी भी जानी नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं है। इस तरीके की खबर भी आ रही है। ताहम रियासती इंतज़ामिया, चाहे वो सूबा कश्मीर की है या सूबा जम्मू की है, जो सूबाई अफसरान हैं, उन्होंने मुतल्लिका महकमे की पेशनगोई को देखते हुए तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायतनामा जारी कर दिया है कि जहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं, जहाँ पर तरसीली लाइनें टूटी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो दुरुस्त किया जाए। ये टंगमर्ग की तस्वीर है जहाँ पर नई मस्जिद बनी हुई थी, छत कल तेज़ आंधी की वजह से उड़ी है। और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि कितनी शिद्दत की जो हवा थी वो चल रही थी, आंधी थी वो चल रही थी। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार में पहले ये शुरुआत हुई और ये रफ्तार होते होते 50 से 60 किलोमीटर तक कुछ मकामात पर देखने को मिली, जिसकी वजह से रात भर वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ था। पहले सीधे श्रीनगर, जहां से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद, जरा अपडेट करें। खबर ये है कि मुतअद्दिद मकामात पर आंधी आई है, तेज़ बारिशें हुई हैं और नुकसान शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद मकामात से खबरें। क्या कुछ शहर श्रीनगर की अभी तक की इतला, क्योंकि रात देर गए तरसीली लाइनें जो थी वो गिरी हुई थी, कुछ मकामात पर बिजली पोल जो है वो टूटे हुए थे, टावर टूटा हुआ था, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई को मुनक़ता करना पड़ा था। इस वक्त की ताज़ा तरीन क्या कुछ खबर है? देखिए गौर साहब और आसिफ साहब, जहां तक इस डिजास्टर को लेकर मैं बात करूंगा, तेज तूफानी हवाओं ने कल कोहराम मचा दिया पूरे कश्मीर में। खास तौर पर तकरीबन 7-8 बजे के बाद जो है तेज तूफानी हवाएं शुरू हुई अचानक से, जिस पर ऑलरेडी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ इंडिकेट भी किया था कि गस्टी विंड्स, हैवी स्कॉर्प या साथ ही साथ तेज तूफानी हवाओं के साथ बारिशें होगी। मगर इस बीच इतना जहन में नहीं था कि ये इतनी तेज तूफानी हवाएं होगी जिसमें सारी चीजें दरहम बरहम हो जाएगी। शहर के हसास इलाकों से हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मॉर्निंग में रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि तकरीबन अब चाहे वो बागात का एरिया हो, चाहे वो रामबाग का एरिया हो, नटीपोरा हो, लाल चौक हो, डलगेट हो, करानगर, कॉर्नर टू कॉर्नर जी हाँ छत गिरी पड़ी हुई है, दीवारें गिरी पड़ी हुई है, पोल्स गिरे पड़े हैं और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ के आए हैं, जिसने तबाही मचा दी है। इस बीच अगर मैं बिजली लाइन्स को लेकर बात करूं तो पावर कल रात को ही गुल है, कल रात को ही बंद कर दिया गया था। अभी तक जी हां रिस्टोरेशन की खबरें नहीं आ रही है क्योंकि डैमेज काफी ज्यादा है पोल्स को लेकर। अगर मैं बात करूं मोबाइल टावर जो है उसमें डैमेज देखने को मिला है। और साथ ही साथ इस वक्त में डिजास्टर रिलीफ के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक्टिव है। जिस तरीके से जहां पर ज्यादा डैमेज हुआ है वहां पर टीम्स भी अब पहुंच रही है। कल अचानक से जिस तरीके से तेज तूफानी हवाओं ने कोहराम मचाया है और अभी हम मॉर्निंग से ही देख रहे थे कि अब किस तरह का नुकसान हुआ है। खुसूसन अगर मैं बात करूं बागात इलाके में अचानक से एक छत उठी और सीधा मकान पर गिरा पड़ी। अल्लाह बारी तआला का लाख लाख शुक्र है कि वहां पर वो लोग जो है वो बच गए। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं देखा जा रहा है। तरसीली लाइनों के या बिजली का निजाम शहर के अंदर कैसा है? लाल चौक और गिरदोनवा में ज्यादा नुकसान की इतलात है
क्या असरात बिजली के निज़ाम पर भी देखे गए हैं? जो एक मोबाइल टावर था या बिजली के टावर की ये जो तस्वीर भी हम साथ साथ बता रहे हैं, और आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई के हवाले से क्या इस वक्त आपके पास तफसीलात हैं इरफान? देखिए, बिजली तो कल रात से ही गुल है और सुबह से हमने देखा कि बिजली पोल्स तारे जो है वो गिरी पड़ी हुई है, काफी डैमेज है, और उसको रिस्टोरेशन के लिए मैन एंड मशीनरी का जो वर्क्स डिपार्टमेंट है या पावर डिपार्टमेंट में वो ऑन टोज चल पड़ा है उसको रिस्टोर करने का। कुछ इलाकों में जी जी और रिस्टोरेशन का काम जारी है, और जिस तरीके से कल ये स्पीड देखने को मिली है 40 to 50 किलोमीटर पर आवर, उसने काफी डैमेज किया है। बहुत शुक्रिया इरफान तफसीलात फराहम करने के लिए। कुपवाड़ा शुमाली कश्मीर के अंदर भी नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। तस्वीरें कुपवाड़ा की भी साथ साथ बताइएगा, और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के टंगमर्ग भी चलेंगे जहां तस्वीर भी साथ में आपने देखी। ये कुपवाड़ा की तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले मौसूल हुई हैं। अब चूंकि जैसे जैसे सूरज की किरणें मुख्तलिफ इलाकों में पड़ी हैं तो नुकसान का भी थोड़ा तखमीना लग पा रहा है किन इलाकों में क्या हुआ है। इशफाक डार के पास चलेंगे, नॉर्थ कश्मीर के टंगमर्ग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, क्या सूरत हाल इस वक्त है और ओवरऑल इस इलाके के अंदर नुकसान या पूरे जिले के अंदर क्या कंफर्मेशन बारामूला से मौसूल हो रही है? जी बिल्कुल असली, अगर जब पूरे जिला बारामूला की बात करेंगे, कल 10 बजे के करीब तेज हवाएं हुई और तेज हवाओं के बीच में यहाँ पर बारिशें भी जब हुई तो उसके फेर में लोगों में खौफ सा फैल गया। और उसके यहाँ पर अगर बात करेंगे सबसे गुलमर्ग में मुतअद्दिद गाँव में यहाँ पर तेज हवाओं ने वो यहाँ पर नुकसान हुए। और अगर मसाजिदों की बात करेंगे, कुछ मसाजिदों के मीनार भी जो है वो गिर गए हैं। कहीं न कहीं जैसे लगा कि जब तेज आंधी और हवाएं चली है उसके फेर में यहाँ पर मकामी लोग जो है चलिए इनका ऑडियो क्लियर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इशफाक। दरअसल ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल यही है कि नुकसान मुतअद्दिद मकामात पर हुए हैं। एक मकामी मस्जिद जो टंगमर्ग की है वो भी है, और ये कुपवाड़ा की, जैसे हमने पहले कहा कि फ्रंटलाइन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हो, बांडीपोरा हो, बारामूला हो, फिर आप नीचे श्रीनगर की ओर आइए, बडगाम की ओर चले जाइए, साउथ कश्मीर का अनंतनाग कुलगाम के अंदर की तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, जहां पर बागात को भी नुकसान हुआ तेज हवा की वजह से। और फिर जिस तरीके की जालाबारी कुछ मकामात पर हुई है वो इंतहाई अच्छा, ये कल की तस्वीर, ये जो कलम, ये तो कल हुआ था रात को, लेकिन सुबह सुबह आप देख सकते हैं धूप बड़ी खिली हुई है, और इसकी वजह से आज पूरे दिन जो गर्म हवाएं हैं वो सोबा कश्मीर के अंदर चलती रहेंगी। और इतलात और खबरों के मुताबिक जहां कल श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 31.5 डिग्री दिन में रिकॉर्ड किया गया था, वहीं पर आज भी इसी के आसपास दर्जा हरारत को देखा जाएगा। और इसी तरीके से काजीगुंड जो गेटवे ऑफ कश्मीर माना जा रहा है वहां पर 41.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और फिर दीगर मकामात पर कोई 32-33 के आसपास रहा था। यानी कुल मिलाकर तेज हवाएं और गर्म हवाओं का असर जो है वो सोबा कश्मीर के अंदर था, आज भी रहेगा। कल पूरे दिन था, लेकिन रात भर जो तबाही आंधी की वजह से हुई है वो आपके सामने। और इसी तरीके की इतला जो है वो सोबा जम्मू से भी आई है, जहां पर उधमपुर से लेकर रियासी से लेकर कुपवाड़ा, ये अपना रजौरी, डोडा, रजौरी, पुंछ तक भी तेज हवाओं का असर जो है वो चला है। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन इस बीच रिहायशी मकानों को, खड़ी फसलों को, बिजली की तरसीली लाइनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने, दिन में आपको मजीद भी प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की ये भी है कि मौसम में इसी तरह का उतार चढ़ाव, गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला आज और कल दोपहर तक जारी रह सकता है। यानी अनप्रेडिक्टेबल एक तरह से मौसम है, जहां पर थोड़ा अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और शहर श्रीनगर में भी रात के वक्त में जहां कल का दिन इंतहाई गर्म था, 31.6 डिग्री प्लस चला गया, यानी 32 के आसपास। इधर जम्मू के अंदर 42 के आसपास। थोड़ी सी गर्मी से राहत रात के वक्त में इसलिए मिली क्योंकि जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बारिशें हुई हैं। कुछ एक मकामात पर मक्की समेत जो बाकी फसलें थी अभी तैयार होना शुरू हुई थी, वहां पर नुकसान की खबरें हैं। सेब काफ़ी जगहों पर और बाकी फल गिरा है, इसकी कंफर्मेशन हो रही है। जैसे जैसे दिन में आगे जाएंगे तो आप तक ग्राउंड जीरो से भी तफसीलात पहुंचाएंगे, प्रोग्राम्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि असल सूरत हाल क्या है, क्या तखमीना लगाया गया है, और इंतजामी सतह पर रेस्टोरेशन का काम जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने का भी इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ इस खराब मौसम के बीच नुकसान की भी इतलात आतिशज़दगी के भयानक वाक़यात से रोनमा हो रहे हैं। और इस वक्त जो कंफर्मेशन है वो बांडीपुरा सुंबल बाजार से, जहां पर दौरान शब आतिशज़दगी का भयानक वाक़या पेश आया। और अब जो इस वक्त हमारे पास इतलात पहुंची हैं कि 15 दुकानें और 4 से 5 मकानात आग की चपेट में आए हैं।
और करोड़ों रुपए का नुकसान। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बांडीपुरा सुंबल बाजार के अंदर हो चुका है। आग लगने की असल वजह क्या है ये थोड़ी देर में मालूम करेंगे, लेकिन जो कंफर्मेशन हो रही है तस्वीरें रात की और इसके साथ सुबह की आप देखेंगे। अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। सुंबल मार्केट के अंदर ताजिर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, बांडीपुरा का इलाका, और ये आग इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा गई क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी थी, तो वो तेज़ हवाएं भी जब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम कर रही थी और तेज़ हवा ने इस आग को भड़कने में मजीद मदद की। और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक 1.5 दर्जन के करीब दुकानें, 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी शहरी, फायर एंड इमरजेंसी के जिम्मेदारान या जो अमला था वो भी बर वक्त मौके पर पहुंचा, लेकिन तेज़ हवा ने काम को उस वक्त मुतासिर किया जब यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही थी। और जो मकानात का नुकसान हुआ है, हमारी पास जो जानकारी है, बशीर अहमद वानी, एक इनका घर, अब्दुल हमीद वानी, अब्दुल हमीद खांडे और नज़ीर अहमद खांडे, ये तमाम 4 के 4 जो रिहायशी हैं, ये सुंबल के रहने वाले हैं। इन चारों के घर आग की लपेट में आए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों की 12 से 13 दुकानें जो शुरुआती दौर में रिपोर्ट्स आई, इस वक्त जब आपको हम अपडेट कर रहे हैं 8:55 के आसपास हमारे पास कंफर्मेशन है कि 15 से 16 दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई है जो इनिशियल रिपोर्ट्स है। बांडीपुरा चलेंगे। सुंबल से हमें बराह रास्त जहूर भट्ट ज्वाइन कर रहे हैं। जहूर, भयानक आतिशबाजी का वाक़या, रात की और सुबह की तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं। नुकसान का एग्जैक्टली क्या तखमीना लग पाया है, एक तो ये कंफर्म कीजिएगा, और दूसरा आग लगने की असल वजह क्या रही है? देखिए बिल्कुल आसिफ, ये सुम्बल मैन मार्केट है जहां रात जो आपको बताई, जो रात में जो है तेज हवाई चली है उसी की वक्त जो है 11:15 बजे के करीब यहाँ पे पहले एक आग नुमादर, वहाँ पहले एक दुकान और एक रिहायशी मकान जो एक साथ नहीं है, तो वहाँ पे आग नुमादर, उसके लपेट में जो है कई दुकानें और कई मकाने उसके घर में आ गए हैं और पूरी तरीके से जो है करीबन 15 दुकानें जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। उसके साथ साथ 4 जो रिहायशी मकान जो है डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी जो है वो पूरी तरीके से भी जो है उसके उस आग के जद में आ गए हैं और बिल्कुल ये भयानक आग था। और आप बिल्कुल विजुअल में जो देख रहे हैं जो एक भयानक आग था और कई इलाकों से जो है फायर सर्विस को भी मुतला करने पड़ा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जो मुकामी फायर सर्विस जो है सुमल वो बर वक्त आई, लेकिन वो शायद इसमें पूरी तरीके से काबू नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद जो है कई और मकामी अच्छा ये बताइएगा जरूर, ये जो आग लगी है रिहायशी घर से शुरुआत हुई या दुकानों में आग लगी? क्योंकि दोनों चीज़ें, एक तरफ से दुकानों में आग लगी है, कमर्शियल प्रॉपर्टियां तकरीबन 15 से ज़्यादा दुकानें नजर आतश हुई है, फिर खबर ये भी है कि 4 से 5 रिहायशी घर भी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। तो ये घर वाले उस घर में थे, खाली घर था, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए बिल्कुल घर वाले भी वहीं पे थे, क्योंकि ये जो आप दुकानें देख रहे हैं बिल्कुल दुकानें और मकाने एक साथ में है, कोई भी फासला बीच में नहीं है। आगे दुकानें हैं, इनके पीछे बिल्कुल दुकानें हैं और एक साथ जो है और दुकान और कॉम्प्लेक्स में एक साथ आप जो एक कॉर्नर पे है, बिल्कुल मैं स्पॉट पे हूँ, मैं आपको थोड़ा विजुअल में दिखाऊंगा। ये जो स्पॉट है ये आगे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पॉट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पहले इलाके से यहाँ पे जो है फायर जो आग नमोदार हुआ था और ये बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं आग की जद में आग की है और बिल्कुल फिर यहाँ जो भयानक आग उस पर, और हालांकि कई फायर सर्विस तो यहाँ पे मुतला किया गया, लेकिन वो आग सफल नहीं हुए। लेकिन पूरे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल विजुअल्स में है, ये पूरा इलाका जो है रिहायशी इलाका है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो दुकानें हैं ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से जो जलकर खाकस्तर हो गई है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ में जो है रिहायशी मकान है और इसके साथ में पीछे पीछे जो है रिहायशी मकान भी जो इसके साथ में आ गए हैं और ये पूरी तरीके से जो है। अच्छा जरूर ये बताइएगा ना, ये जो दुकानें थी क्या ये स्पेसिफिक कोई चीज बेचते थे या ये मिली जुली दुकानें थी, कुछ इस तरीके का जो जनरल प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, क्या था इन दुकानों के अंदर और कितना नुकसान एक्सपेक्ट है जो तखमीना लगाया जा रहा है कि अभी तक हुआ होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप की दुकानें, चाहे ग्रोसरी आइटम्स थे या कॉपर के दुकानें थे या बाकी जो यहाँ पे दुकानें थे वो होलसेल रेडीमेड के दुकानें थे, डिफरेंट के दुकानें थे और यहाँ पे बिल्कुल ये आग नमोदार हुआ। और हालांकि अगर तखमीना अभी नहीं लगाया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी अभी शायद पुलिस मौके में यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक जो है बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे नहीं आए। लेकिन जो फायर सर्विस हालांकि
मुकामी फायर सर्विस तो यहाँ पे आई, लेकिन वो उस पे पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। मैं पहले कहा दिया, लेकिन जो पूरी तरीके से जो है खाक हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त जुम्बल मार्केट से, जहां पर तकरीबन 15 के करीब दुकानें जो है वो नजर आतश हुई है। 4 रिहायशी मकान रात देर के नजर आतश हुई और रियासती इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया की तरफ से आज ज़रूर इस इलाके का मुआयना भी किया जाएगा। मकामी मेंबर असम्बली ने भी मुआवजे का मुतालबा रियासती इंतजामिया से कर दिया है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा सरहदों की करते हैं, क्योंकि सरहदों के ऊपर कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है। और इसी कशीदगी के बीच उस स्कूल पर आज सबकी नजरें रहेंगी जहां पर 3 बच्चों की बैक वक्त पाकिस्तानी शेलिंग के बाद मौत वाक़या हुई थी। और आज पहला दिन था जब इस स्कूल को खोला गया और पहले दिन में ही फिजा में सोगवारियत साफ नजर आ रही थी, जहां बच्चे एक दूसरे के गले मिलते हुए खुद को ठीक देखते हुए आफियत समझ रहे थे। वहीं पर उन बच्चों को भी आज याद किया गया जो पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से लुक़्मा अजल हुए हैं। हालिया दिनों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी रही है, तस्वीरें पूंछ के क्राइस्ट स्कूल और दीगर स्कूलों की भी हैं, लेकिन ये वो स्कूल है जिसने अपने 3 बच्चों को 7 तारीख के बाद खोया है। और विहान भार्गव, इसके अलावा उर्वा फातिमा और जैन अली, यानी 2 बहन भाई भी थे और एक और बच्चा। तीनों की तस्वीरें भी साथ आप देख रहे हैं। इन तीनों को अब से कुछ देर पहले खराजे अकीदत पेश किया गया मॉर्निंग असेंबली में। और स्कूल के अंदर ये जो श्रद्धांजलि समारोह एक तरह से था, जो आप कह लीजिए कि प्रेयर टाइमिंग होती है, उसी दौरान इन तमाम बच्चों को याद किया गया। ये पाकिस्तान की तरफ से होने वाली भारी शेलिंग की जद में ये तमाम बच्चे आए, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में बसाए तालीम हासिल करने जा रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी का सफ़र पिछले दिनों यहीं ख़त्म हुआ। शोहदा के अहले खाना, असातिज़ा, ज़िला इंतज़ामिया, मकामी अफराद की मौजूदगी में स्कूलों को दोबारा बाज़ाब्ता तौर पर खोला गया। अब से थोड़ी देर पहले कामकाज दोबारा शुरू हुआ और शुरुआती दौर में एक ताज़ियती मजलिस हुई। स्कूल खुलने की तस्वीरें दोबारा से दिखा दीजिएगा। और बच्चों की कुर्बानी को भी याद किया गया। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब से खिताब भी किया गया डिप्टी कमिश्नर की तरफ से और उन तमाम बच्चों को याद किया गया जो 7 तारीख तक तालीमी निज़ाम का हिस्सा थे, लेकिन आज जब दोबारा स्कूल खुले तो नम आंखों के साथ कुछ बच्चों को याद किया जा रहा था। 2 बच्चे जो अपने वालिद के साथ शेलिंग की जद में आए थे, वालिद अभी ज़ख्मी हालत में GMC जम्मू में है और दोनों बच्चों की जो जुड़वा बहन भाई थे उनकी मौत हो गई थी। और जो तीसरा नाम था विहान भार्गव, वो भी क्राइस्ट स्कूल का बच्चा था। कुल मिलाकर शहर के अंदर 17 अमवात हुई ऑफिशियल आदादोशुमार के मुताबिक। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर का जब आगाज़ हुआ तो उसके बाद से ही मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो नॉन बॉर्डर एरियाज़ थे वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ 3-4 दिन तक रुकी या बंद हुई, दोबारा से शुरू किया गया। मगर कुपवाड़ा के अंदर, बारामूला के अंदर, उड़ी के अंदर, इसके अलावा गुरेज के अंदर, पूंछ राजौरी के अंदर, सांबा, कठुआ, जो बिल्कुल LOC के या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन इलाकों में कोई जानी नुकसान ना हो, एहतियाती तौर पर इकदाम उठाते हुए स्कूलों को बंद रखा गया था। और पहले से फिर जुमे के दिन एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया पीर से दोबारा स्कूल खुलेंगे। तमाम तैयारियों के साथ कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, टंगधार, करना और आसपास के इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तस्वीरें एक इलाके की बच्चों की बात भी ज़रा आपको सुना लेते हैं और उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। सोबिया बशीर, जैसे कि हमने मतलब ये जो रिसेंट फायरिंग हुई है 7 मई को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, उसी दिन हमने सुबह के टाइम पे अपने मतलब स्कूल के 3 स्टूडेंट्स को लॉस कर दिया इस मतलब इस इंसिडेंट में। और मतलब ये सिर्फ एक लॉस हमारे स्कूल के लिए नहीं है, ये पूरे पुंछ के लिए है, उन फैमिली के लिए। मतलब उन फैमिली को पता है कि उनके लिए इस टाइम पे ये टफ़, मतलब ये मोमेंट उनके लिए कितना टफ़ है, कितना मतलब मुश्किल से ये चीज़ हैंडल कर रहे हैं। मतलब लाइक जो जैन और जोया उर्वा की मम्मा थे, लाइक उन्होंने किस तरह स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखा कि उन्होंने अपने 2 बच्चों को, मतलब बच्चों का जनाजा करवा के और साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जम्मू चले गए। लाइक मतलब अप्रिशिएट, मतलब सल्यूट है उस माँ, मतलब उस माँ को कि जिसने मतलब इतना ब्रेव मोमेंट रखा। मैंने अपने 2019 में अपने भाई को खोया था इसी शेलिंग के दौरान में, 3 दिसंबर को, वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था। बट वो चीज़, मतलब जिस फैमिली का ये लॉस जाता है ना, उसके लिए ज़िंदगी भर की जंग होती है। चाहे ये जंग एंड हो जाए ना हो, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। जब जिनका बच्चा मतलब जिनके कज़न्स, जो भी भाई बहन जो भी होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी भर की जंग हो जाती है। वो मतलब इस चीज़ को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम के लिए। और हम ये बस यही चाहते हैं कि ये जो जंग है ये ख़त्म हो जाए।
ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि इस चीज़ में लोग मरते हैं, मतलब वो जाने जाती है, भाई जाते हैं, बच्चे जाते हैं माँ बाप के, मतलब उनके लिए मोमेंट्स के इतना मुश्किल होता है, वो कभी हम लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकते कि उनके लिए के नम है, यादा ताज़ा है, लेकिन इस बीच दरसी निज़ाम आज से एक बार फिर सरहदी इलाकों के अंदर शुरू हो चुका है। यहाँ पर रुकते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि विक्रम मिस्त्री साहब का आज और कल का दिन इंतहाई अहम है, क्या कुछ होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है वजारत दाखिला की तरफ से। किन लोगों का अल्टीमेटम किन लोगों को दिया गया है, क्यों, क्या है ये बात, इस पर बात करेंगे। और फिर अगला पड़ाव जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, क्यों तमाम नजरें उस पर लगी हुई हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ये तीनों बड़ी खबरें बताएंगे कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आने वाले चंद दिन क्यों अहमियत के हामिल है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जे के दूसरे पड़ाव पर हम आगे जरा बात करते हैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब की, जिनका आज का दिन और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक कई मीटिंग्स होनी है और मीटिंग्स के अंदर ब्रीफिंग्स होनी है और ब्रीफिंग के दौरान ये बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में और पेश मंजर में क्या कुछ हो चुका है और किस तरीके की सूरत हाल है। क्योंकि आज दिल्ली से सबसे बड़ी खबर कि पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और उस इजलास की सरबराही कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर साहब करेंगे।
और विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफ करेंगे कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। सूरत हाल मतलब कि भारत पाकिस्तान के बीच पुरतनाव जो सूरत हाल बनी हुई थी किस तरीके की थी, किस तरीके से सीज फायर हुआ है, चाइना का इसमें कितना बड़ा रोल रहा है, क्या कुछ उनका मनफी रोल है, उस पर गुफ्तगू होगी। और भारत और अमेरिका के बीच तिजारती महाज पर किस तरीके की सरगर्मियां चल रही हैं, इन तमाम मामलात पर पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा का जो अहम तरीन इजलास होने जा रहा है इसमें फॉरेन सेक्रेटरी साहब आज ब्रीफ करने जा रहे हैं। इसलिए ये आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, तकरीबन 11 बजे के आसपास पार्लियामेंट के हॉल के अंदर ये इजलास होना है। शशि थरूर समेत तकरीबन 17 मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो इस कमेटी के अरकान हैं, उनके सामने ये सारा ब्रीफ जो है वो दिया जाएगा। दूसरी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी का भी आज पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के दौरान पार्लिमानी कमेटी बराए आबी वसाइल पर मबनी जो कमेटी है उनका भी एक इजलास होने जा रहा है। उस इजलास के अंदर भी फॉरेन सेक्रेटरी समेत जो दीगर लोग हैं वो ब्रीफ करेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से सिंता-साबी मुआहदे पर काम कर रही है, सिंता-साबी मुआहदे के दीगर मामलात को किस तरीके से देखा जा रहा है, सिंता-साबी मामले को लेकर किस तरीके से आलमी राय अम्मा को तैयार किया जा रहा है। यानी आज और कल का दिन इंतहाई अहम है। बैक टू बैक कई मीटिंग्स हैं और इन मीटिंग्स के अंदर खारजा पॉलिसी पर डिस्कशन होगा, सिंता-साबी मुआहदे पर भी डिस्कशन होगा। शशि थरूर एक कमेटी की सरबराही करेंगे जो पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा है और दूसरी कमेटी जो वाटर रिसोर्सेज की है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजीव प्रताप रूडी साहब हैं जो शेड्यूल ब्रीफिंग लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो सैलाबी मामलात हैं, सैलाब से बचने वाले मामलात हैं, इरोजन और दीगर मामलात हैं, उस ज़िमन में भी एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ये बड़ा बैक टू बैक आज और कल का दिन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम जो है वो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं जी, बात एक और अहम और बड़ी खबर की कर रहे हैं। दिल्ली से ही एक और बड़ी खबर, मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला लिया है। MHA की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 30 दिन का अल्टीमेटम तमाम रियासतों को दे दिया गया है जहां पर उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया गया है जो बांग्लादेशी है या म्यांमारी है, यानी दोनों देशों के उन इलीगल माइग्रेंट्स को निशानदेही करनी है। और इस ज़िमन में वजारत दाखिला ने 30 दिन का टाइम दे दिया है तमाम रियासतों बशमूल यूनियन टेरिटरीज को। MHA की तरफ से डेडलाइन सेट कर दी गई है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों के अंदर अभी भी है, चाहे वो बांग्लादेशी है या म्यांमार से उनका ताल्लुक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। उनकी डिपोर्टेशन के हवाले से, उनको वापस भेजने के हवाले से भी तमाम इक़दाम जो है वो करने होंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम यूनियन टेरिटरीज बशमूल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यह हुक्मनामा दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये तमाम मामला मुकम्मल होने चाहिए और ये मामला मरकजी वजारत दाखिला की नोटिस में भी आने चाहिए और उसके साथ साथ फिर उनकी मुल्क वापसी या वतन से बाहर निकालने का, जम्मू हदूद से बाहर निकालने के हवाले से भी इक़दाम करने चाहिए। डिपोर्ट करने के लिए इलीगल माइग्रेंट्स के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर 30 दिन दे दिए गए हैं तमाम रियासतों को और साथ साथ यूटीज को कि जनाब ये मामला बड़ा हसास है और इस हसास मामले पर आपने काम करना होगा। ये दो बैक टू बैक बड़ी खबरें जो दिल्ली से लेकिन आते हैं जी जम्मू कश्मीर की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम है, बल्कि आने वाला 1.5 महीना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां 22 सरन पहलगाम के मामले के बाद एक बहुत बड़ा धचका सयाहत को लग चुका है, सयाह ना के बरात जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहीं पर अब दोबारा से इस सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि नाजंग मुआहिदे की जो पासदारी है वो दोनों तरफ से की जा रही है। किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है, कोई सीज फायर कहीं पर नहीं टूटा है और तमाम तर नजरें जो है वो अब श्री अमरनाथ यात्रा पर लगी हुई है। इंतजामिया की तरफ से जहां अमरनाथ यात्रा ऐसा तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पर और अक्रॉस द इंडिया एक मैसेज चला जाए कि तमाम तर मामला सही है, वहीं दूसरी तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो ये भी है कि इस अमन के बीच उन तमाम लोगों तक भी पहुंचा जाए जो इस शोरिश की वजह से मुसीबत ज़दा हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी इस ज़िमन में तमाम तैयारियां कर ली हैं, खाके तैयार किए जा रहे हैं और तमाम इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं।
शायद इस बीच खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में एक आला सतही इजलास बहुत जल्द तलब किया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी रहेंगे, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी रहेंगे और जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के अंदर पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो दर्जनों मकानों को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से इमलाक टूटे फूटे हैं, इनकी बाज़ाबातकारी किस तरीके से की जाए। टंगडार से लेकर उड़ी तक, उड़ी से लेकर पुंछ रजौरी तक और पुंछ रजौरी से जम्मू के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो सूरत हाल बनी पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से, वहां पर बाज़ाबातकारी के प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस जिम्मन में बहुत जल्द नई दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के आला तरीन अफसरान भी रहेंगे, दाखिला वजारत भी रहेगी और उसके बाद हतमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, हतमी जो डिटेल्स हैं वो दाखिला वजीर को सौंपी जाएगी ताकि रियासत के लिए मजीद माली मुआवनत ली जा सके। हमने आपको एक साथ बताई है, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। एक तो ये कि पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज मिले, फिर 12 तारीख को मिले, फिर एक्सटेंशन 18 तक हुआ, फिर कल का अपडेट, वो सारी चीज़ें। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरहदी इलाके खामोश है, लोग आहिस्ता आहिस्ता, कुछ गुण से खबरें हैं कि अभी गए नहीं हैं लेकिन बेशतर मकामात पर लोग वापस जा रहे हैं, एक बात। दूसरा, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा, लेकिन इस दौरान कुछ शिकायतें भी हैं कि जितना मुआवजा बनता है मुनासिब मुआवजा फराहम शायद ना किया जाए। बहुत सारे लोग इस हवाले से शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों से सूरत हाल का जायज़ा भी ले रही हैं। दूसरा, मकामी आबादी फिलफौर राहत का इंतज़ार भी कर रही है और इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट भी ऑन टूर्स है और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी। पहले जरा कुपवाड़ा आपको इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है अमरनाथ यात्रा जो आने वाली है, बिल्कुल ये एक गेम चेंजर होगा जी हमारी सयाहत के लिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। जी बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला की बात जरा पहले आपको सुना लेते हैं जो एग्जैक्टली उन्होंने नॉर्थ कश्मीर की सूरत हाल और पीर पंचाल बेल्ट की सूरत हाल जो थी उसका मुशाहिदा करने के बाद ली और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। उमर अब्दुल्ला को जरा सुनिएगा। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident free and all the yatris to go back safe and sound, and then we will start looking at what we can do to promote tourism. Sir, what about your talks about the Pakistan says for a peace talk? No, this is a question for Minister of External Affairs. It's not a question for government to judge. No, फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है, कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की, फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे, लेकिन सरहदी इलाकों का हाल क्या है ये जानने के लिए अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। दोनों सरहदी अजला के अंदर ऋषि खजूरिया भी थोड़ी देर में इंटरनेशनल बॉर्डर से हमें ज्वाइन करेंगे। साहिल शमीम, 7 तारीख से पहले जो मामूल की सरगर्मियां सरहदी इलाकों में जारी थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिटेलिएशन हुई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, लोगों ने घर बार छोड़ दिया। आज जब 19-20 तारीख के आसपास हम बात कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली सूरत हाल सरहदी बेल्ट के अंदर है, ख़ास तौर से नॉर्थ कश्मीर के उन इलाकों में जहां अमलाक का सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों ने उठाया है? साहिल शमीम। जी आसिफ, मैं इस वक्त सरहदी जिले कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि टंगडार सेक्टर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह से मैंने जो है कल से देखा है, लोग जो है इस वक्त एक तरफ से जो है खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सीज फायर जिस तरह से हुआ है, लोगों की चहल पहल जो है अब देखने को मिल रही है। आज से जो है स्कूल भी यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं, लोग इस चीज से जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है लोगों को काफी सारी मायूसी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस तरह से इनका ये मानना है कि सरकार की जानिब से जितनी टीमें यहाँ पर आई है या सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर वो आज यहाँ पर आए, एलजी मनोज सिन्हा साहब वो यहाँ पर पहुंचे, बाकी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोग इस वक्त जो है नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका ये साफ तौर मानना है जो कि सरकार की जानिब से यहाँ पर तखमीना लगाया गया है उस हिसाब से जो है जिस हिसाब से लोगों को यहाँ पर इमलाक का नुकसान हुआ है, लोग जो है उस हिसाब से जो है खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको जो है 5 से 6 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं।
जो कि लोग बोलते हैं कि ये जो है काबिल बर्दाश्त है, क्योंकि जिसका मकान पूरा डैमेज हो गया, जिनका काफी सारा यहाँ पर नुकसान हुआ है, उनको जो है फुल डैमेज दिखाकर जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है। मेरे साथ लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने कल की कोशिश करेंगे। शमीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, जो मुकम्मल तौर पर नुकसान होगा उसका अलग पैसा मिलेगा, 50% को कितना मिलेगा, 70% को कितना मिलेगा, और ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर ही मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो SDRF के नाम्स हैं उसके तहत अगर दिया जाएगा तो ये तो बड़ा कम है। तो यही शायद उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम जी एसेस कर रहे हैं और अलहदा तौर पर फिर वज़ीर आज़म साहब के साथ भी इस पूरे मामले पर बात होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है सरकार की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर टीमें रवाना की गई थी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार भी जो है एक तरफ से ये कोशिश कर रही है कि लोग जो है अपने आशाएं दोबारा से बनाए। लेकिन लोग यहाँ पर इस वक्त जो है नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि जिस तरह से LG साहब ने यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके साथ वादे किए हैं उस पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इनको काफी यहाँ पर 1 लाख का नुकसान हुआ। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी पहले बात करिए कि ये क्या कह रहे हैं। जी, आप हमें अपना नाम बताइए और किस तरह यहाँ पर जो है हाजी साहब थोड़ा किस तरह यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, खुद सरकार की जानिब से जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या क्या जो है आपकी डिमांड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मीडिया के की पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। इस संकट की घड़ी में, इस खौफ व हरास के माहौल में आप यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे तशरीफ लाए, हम आपके बहुत आभारी हैं। जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है, यकीनन ये एक बॉर्डर इलाका है, चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ इलाका है, और यहाँ की जिंदगी जो है, बॉर्डर की जिंदगी क्या होती है वो सब यहाँ पे है। तो जो हालिया शेलिंग हुई है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसके नतीजे में ये माहौल पैदा हुआ है, जो बारबैरिक मैस्कर हुआ है पहलगाम के अंदर, जहाँ पे 28 यात्रियों की, जो हमारे टूरिस्ट थे, जो हमारे मेहमान थे, कश्मीर की मेहमान नवाजी की सबूत थी, और पूरा माहौल जो था बिल्कुल टूरिस्ट से भरा हुआ था, हर तरफ अमन की फिजाएं थी। लेकिन अचानक इस चमन को आग लग गई और वहाँ पे जो हमला हुआ मासूम लोगों की जान लेने का, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है दोनों ममालिक की जानब से, भारत सरकार ने यहाँ पे पूरी तरह से उसका बदला लिया। और लेकिन जो जंग के हालात होते हैं उसका असल खमियाजा जो है वो बॉर्डर के लोगों को बरतना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है हम पूरे खौफ व हरास के माहौल में हैं। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के कि वो यहाँ पे हमारी ढारस बनाने के लिए आए, उमर अब्दुल्ला सरकार के, हमारे लोकल MLA साहब के, DC साहिबा के, डिविजनल कमिश्नर साहब के बहुत बहुत मशकूर हैं हम कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ का जायजा लिया। लेकिन जिस चीज़ की हमें डिससेटिस्फेक्शन है कि 1 लाख से या 50,000 से 60,000 से ये जो मकान डैमेज हो गए, ये जो सरकारी जो अमलाक हैं, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, दुकान है, ये एक इतना पुराना बाजार है, ये तारीखी बाजार है कंधार का, लेकिन आज ये बहरान है। तो जो शेलिंग यहाँ पे हुए, खंडर बना हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पहले भी थी, पहले भी लोग जो थे यहाँ बेरोजगार थे, लेकिन अब इस रोजगार की एक बहुत बड़ी। चलिए साहिल शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में जरूर दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन मकामी लोगों से बात कीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट आप तैयार करेंगे तो उसमें भी लोगों के जो जज्बात हैं उनको जरा सुनने की कोशिश करेंगे। ऋषि खजूरिया भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जमशीद मलिक भी है। जमशीद मलिक, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जुड़वा अजला के अंदर सूरत हाल क्या है? जहां पर अमवात सबसे ज़्यादा हुई हैं, नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है, लोगों ने शहर छोड़ना पसंद किया। आज जब दोबारा तालीमी सरगर्मियाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दोबारा क्लास वर्क शुरू हुआ तो लोगों में वो जो बेचैनी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी, उससे किसी हद तक वो बाहर निकले हैं। एग्जैक्टली LOC के पास क्या सूरत हाल इस वक्त है? आसिफ, बिल्कुल एक जंग खिताई पीर पंचाल के लोगों के लिए जरूर थमी है, मगर दूसरी बड़ी जंग जो इनके लिए है, जिसको लड़ना है, उसके लिए सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है अपने आशियाने दोबारा खड़े करना, क्योंकि खिताई पीर पंचाल ने जहां जानी नुकसान बहुत ज़्यादा पाया, वहीं माली नुकसान भी इस इलाके ने बहुत ज़्यादा पाया, जिसके बाद लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। मगर अब लोग घरों को ज़रूर लौट रहे हैं, मगर तिनका तिनका वो जमा करके दोबारा अपना आशियाना खड़ा करने के लिए भी अब मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार की मदद की तरफ से जिस तरह की शिकायतें की जा रही हैं कि
सरकार की तरफ से जो इनका मुआवजा बनता है उसका 0% भी इनको नहीं दिया जा रहा है, दिए जाने की बात की जा रही है। उससे लोगों में मायूसी दोबारा जरूर बढ़ रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो इलाके हैं जहां ज्यादा कारोबार या बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। लोगों ने तिनका जमा करके अपने आशियाने खड़े किए और चंद मिनट की फायरिंग में पूरे आशियाने इनके उजाड़ दिए। और अब दूसरी जंग इन लोगों के लिए ये है कि वो दोबारा अपने आशियाने खड़े करें। दूसरी तरफ हालात जो बेहतर होते जा रहे हैं, लोगों में राहत की सांस भी ली जा रही है। आज जहां तालीमी सरगर्मियां भी खिता के अंदर बहाल की गई हैं, मगर डर खौफ लोगों के अंदर अभी बरकरार है। उसकी बड़ी वजह यह है डर खौफ की, क्योंकि इससे पहले खिता पीर पंचाल के शहरी आबादों ने इस तरह की शेलिंग देखी नहीं थी। पहली बार इस तरह की शेलिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि मकानात तो टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आशियाने बिखर पड़े हैं, लेकिन सबकी प्रायोरिटी ये है कि जनाब हमारे आशियाने बाद में बने, लेकिन जो जेर जमीन बंकर है, जिस तरीके की सिचुएशन गुज़श्ता दिनों हमने देखी है, शहरी आबादी रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, अब आइंदा वो नुकसान जानी नुकसान ना हो, इस ज़िम्मन में टॉप प्रायोरिटी है कि बंकर बनाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर आवाम जो है वो अज खुद ये बंकर बना रही है। अभी गौर बिल्कुल कई इलाके मैंने देखे जहां लोग अपनी मदद आप से भी बंकर बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो सरकार से बंकर बनाए गए हैं आज उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह रुकन असम्बली पुंछ एजाज जान की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो बंकर बनाए गए थे वो जमीनी सतह पर है नहीं है, मगर सरकार की तरफ से अब एक और कदम उठाया जा रहा है जहां पिछले कुछ दिनों से नई एक्सरसाइज देखी जा रही है कि शहर के अंदर भी अब बंकर बनाने की काम शुरू किया जाएगा, जिसको लेके सरकार की तरफ से कदम उठाया गया और जांच शुरू कर दिया गया। सिलसिला इसकी जांच की जा रही है, किन इलाकों में बनाए जाएंगे, कौन से इलाके हैं और इसके लिए कितनी जगह चाहिए, उसके लिए काम शुरू आगे कर दिया गया है। मगर बंकर का सवाल पिछले कई बरसों से खिता के अंदर उठ रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि ये इलाका ऐसा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सबसे ज्यादा लगने वाला इलाका है और इस इलाके में बंकरों को लेकर बड़ी सियासत भी देखने को मिली। ठीक है जी, जरा ऋषि के पास भी चलते हैं। ऋषि हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर से खड़े हुए हैं। ऋषि, लाइन ऑफ कंट्रोल जमशीद बता रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन वापस पटरी पर दौड़ना शुरू हो गई है जिंदगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी लोग निकल चुके थे अपने घर बार छोड़कर, माल मवेशी छोड़कर। क्या बैक टू नॉर्मल हो गया है? स्कूल्स खुलना शुरू हो गए हैं और क्या कुछ सूरत हाल है अभी? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं न तो इंटरनेशनल बॉर्डर और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई इस तरीके की वारदात हुई है पिछले कई दिनों से। देखिए गौर साहब, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर सांबा जिला की बात करें तो ये बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ आईबी के साथ लगता है जितना भी इलाका है अभी पूरी तरह से शांत है और किसी तरह की भी कोई सीजफायर वायलेशन की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। यानी हालात पूरी तरह से सामान्य है, शांत है, जिसके चलते जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी स्कूल्स को लेकर ऑर्डर जारी किए गए। तो आज सांबा जिला में भी पूरी तरह से स्कूल जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं ये खुल चुके हैं। नॉर्मलसी जिस तरह से वापस लौटी है, हालात सामान्य हुए हैं, लोग अपने कामकाज करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर आज स्कूल्स को भी खोलने का जो फरमान था उसे भी पूरी तरह से आज इंप्लीमेंट किया गया है। स्कूल्स में बच्चे लौट आए हैं, अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लगातार बॉर्डर पर तमाम उन लोगों से बात की है जो कि शेलिंग इफेक्टेड एरियाज में कहीं ना कहीं यहां पर रहते हैं। वो अपने माल मवेशी लेकर भी पीछे आए हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर पीछे आए हैं, सेफ जगह पर पहुंचे, क्योंकि इससे पहले शेलिंग जो होती थी वो बॉर्डर तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार जो शेलिंग हमें देखने को मिली वो काफी अंदर तक जो वो हमें पाकिस्तानी ड्रोन्स का जो वो सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया और तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन वहां पर लोगों की दिक्कत परेशानी को जब हमने सुना तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो बंकर्स हैं वो चाहे इंडिविजुअल बंकर्स हैं या फिर कम्युनिटी बंकर्स हैं जिनका निर्माण कुछ हद तक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं आईबी के साथ सटे इलाके, यहां पर बंकर्स की काफी ज्यादा एक मैं कह सकता हूं कि मेजर डिमांड है जो भी पूरी करना बाकी है। और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम नेता भी यहां पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा कर रहे हैं, आईबी का जितना भी इलाका है शेलिंग अफेक्टेड एरियाज हैं वहां लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, लोगों की सुध ले रहे हैं, समस्याओं को पूछ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन को कहा जा रहा है, केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर इंटरवेन करके तमाम बंकर जो है उसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो ये कायर मुल्क है जिसके ऊपर यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऋषि खजूरिया और जमशीद मलिक ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके वापस नॉर्मल सी आ रही है और इस नॉर्मल सी के भी सबकी नजरें जो है वो अब उस बातकारी पर है जो इंतहाई जरूरी बन रहा है। लेकिन वापस जरा पहली खबर पर आते हैं जो प्रोग्राम के पहले हमने आपको बताई थी कि मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवाएं चली हैं, मुतअद्दिद मकामात पर रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस तेज आंधी की वजह से
खाना बदोशों पर भी कयामत टूट पड़ी है और एक कमसिन लड़की की मौत वाक़या हुई है। जनूबी कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर, जहां पर एक लड़की की मौत हो गई है और इसके वालिद भी शदीद तौर जख्मी हुए हैं। किलर शोपियां के अंदर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आसपास के इलाकों में भी नुकसान हुआ, लेकिन आप सब जानते हैं इन दिनों भूकों और बहकों की तरफ या बालाई इलाकों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, जहां सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर नुकसान की तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे हैं। आज रात तकरीबन 3 से 4 घंटे तक तेज हवाएं चली। इस दौरान शोपियां के किलर इलाके में, जहां पर सोबी रियाज नामी एक लड़की और इसके वालिद रियाज अहमद बकरवाल, गुजर फैमिली से दोनों का ताल्लुक, खाना बदोश है। ये रास्ते में एक जगह रुके हुए थे, जहां पर इतलात के मुताबिक तेज हवाओं के सबब इनके खेमे पर देर रात दरख्त गिरा है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। मौके पर ही बच्ची की जान चली गई है सोबी रियाज की, और इनके वालिद रियाज अहमद बकरवाल जो कि शदीद तौर जख्मी हैं, अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। मकामी इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है और वाक़े की हवाले से जो है वो नोटिस इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया है। ये जंगलात का इलाका है, गादर चौवन का इलाका, जहाँ पर एल्पाइन ट्री जो कि टेंट के ऊपर गिरा है, जो खेमा लगाया गया था खाना बदोशों की तरफ से, इस फैमिली के ऊपर ये दरख्त गिरा है। मौके पर सोबी रियाज की मौत हो गई है और इनके वालिद शदीद तौर जख्मी हैं। इस अफसोसनाक वाक़े का इंतजामिया की जानिब से नोटिस लिया गया है, लेकिन हम शुरुआत से बता रहे हैं कि मुतअद्दिद इलाकों में तेज़ हवाओं ने नुकसान पहुंचाया है। बारिशें कम, तेज़ हवाएं या आंधी सबसे ज़्यादा चली है। कुछ मकामात पर मसाजिद को, कुछ मकामात पर रिहायशी घरों को, कुछ जगहों पर दुकानों को नुकसान पहुंचाया, छतें उड़ी हैं। और ये तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों की आप एक साथ देख रहे हैं। और शुरुआत में हमने आपको बता दिया, अभी महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है, मौसम में उतार चढ़ाव अभी अगले 24 घंटों में मजीद देखने को मिलेगा। तो इसलिए शहरियों से कहा गया है कि बहुत सारी जगहों पर लोग, अभी हवा शुरू हुई है, वहां पर भी बाहर निकल कर देख रहे हैं। और इस दौरान एक टावर गिरा, बिजली की तरसीली लाइनें, दरख्त गिरे, पोल गिरे। ऐसे में जानी नुकसान ना हो, लोगों से एहतियात बरतने और घरों के अंदर रहने की उन्हें तलकीन की जा रही है। शोपियां के अंदर अफसोसनाक वाक़े में बाप बेटी जख्मी हुए थे, बेटी की मौत हो गई है। बाप जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में है। और दीगर कई इलाकों से भी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखिएगा कि नुकसान की इतलात साथ साथ मौसूल हो रही है। चलिए जनाब, ये तो थी बात यहाँ की, लेकिन जरा बात नई दिल्ली की आपको बताती हैं, जहाँ पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ सरगर्मी है। और अजीत डोभाल के दफ्तर के अंदर हर दिन मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, लेकिन रात देर गए एक और अहम तरीन पहल हुई है। अजीत डोभाल कौमी सलामती के मुशीर ने ईरान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल दिया है। और डोभाल की तरफ से, अजीत डोभाल कौमी सलामती के मुशीर ने ईरान के NSC के साथ बाज़ाब्ता तौर पर बात की है, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और दोनों कौमी सलामती के मुशीरों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि छाबहार पोस्ट पर, यानी उस बंदरगाह जिसे छाबहार बंदरगाह कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है, उस पर काम शिद्दत की जल्दी के साथ शुरू किया जाए ताकि सूरत हाल और ज़्यादा मामूल पर आ सके। और इस बात की जानकारी खुद एक्स पर ईरान के जो सफ़ीर बराए हिंदुस्तान हैं, उन्होंने तहरीरी तौर पर यह बात सामने रखी है। याद रखिएगा 8 मई को ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी भारत के दौरे पर आए थे, जिस दौरान बाहमी ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, हिंद पाक के मामलात पर तबादले ख्याल किया गया था। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कौमी सलामती के मुशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने रात देर गए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है जी अली अकबर अहमदियान के साथ, जो सेक्रेटरी है सुप्रीम नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान के। और उनके साथ बायलैटरल कोऑपरेशन जो है, यानी जो आपस में तालमेल बनाने की बात कही गई है। और स्पेशली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर तबादले ख्याल किया गया है। और ये उम्मीद जाहिर की गई है कि ये जो INSTC बनने जा रहा है, इससे दोनों मुल्कों के लिए ये गेम चेंजर होगा और ईरान के लिए नई राहें होंगी तिजारत और दीगर मामलात के लिए। तो ये बड़ी खबर कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ईरान के NSC सेक्रेटरी के साथ बातचीत की है और इस दौरान छाबहार पोर्ट पर जारी कामकाज और दीगर मामलात पर तबादले ख्याल किया गया है। एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको जरा एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव है। इस तनाव को ख़त्म करने के लिए चीन ने कमर कस ली है। क्या कुछ हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और एक बड़ी खबर जो अफगानिस्तान से ही सामने आ रही है कि एक और
अहम तरीन हवाई अड्डे का इस्तेमाल हो सकता है। ये हवाई अड्डा कौन इस्तेमाल कर सकता है, क्या इससे हो सकता है, इस पर जरा बात रखेंगे आपको। फिर आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जमात इस्लामिया ने बैक टू बैक कई जलसे किए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ी है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके के आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जहां पर भारत और ईरान के ताल्लुकात की हमने बात की, लेकिन दूरियां इन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी, और इसका खमियाजा माजी करीब में उसने भुगता भी है। वही तालिबान जिनको लाने में मुसर्रत का इजहार इमरान खान की हुकूमत ने किया था, उन तालिबान को इस्लामाबाद के करीब लाने में अब चीन मदद के लिए आगे इशफाक आ रहा है। बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि चीन ने मीडिएशन का रोल निभाने की कोशिश की है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब ना हो और वापस बैक टू ट्रैक आए, इस ज़िमन में चीन की कोशिशों में तेज़ी आ चुकी है। और इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक चीन ने वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बीच मुलाकात कराने का फ़ैसला ले लिया है। और इस ज़िमन में फ़ॉरेन मिनिस्टर इसाक डार जो है वो चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। आज वो अपने हम मनसब के साथ मुलाकात करेंगे और वहीं पर अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो है वो कल चीन पहुंचेंगे, जहां पर वो चीनी हम मनसब के साथ भी मुलाकात करेंगे और जो पाकिस्तानी हम मनसब है इनके साथ भी मुलाकात होगी। ये तिकोनी मुलाकात जो है ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि ज़राया भी बताने की जनाब ट्रेड है
जो एक प्रेस नोट में कहा गया, एक बयान में कहा गया, ना तिजारत है जिस पर गुफ्तगू करनी है, तीनों मुल्कों के बीच में हम आहंगी बरकरार रहे, इस पर गुफ्तगू करनी है। और तीसरा मामला कि बरसगीर के अंदर जो सूरत हाल उभर कर आई है पिछले कई दिनों से, इस पर भी तबादला ख्याल करना है, ये चीन के सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया। लेकिन याद रखिएगा, चीन की तमाम हथियारों की नुमाइश तो पिछले कई दिनों से हुई है, जब पाकिस्तान ने J-10 से लेकर थंडर और दीगर जहाज़ों का इस्तेमाल किया। अब सूरत हाल है क्या, वो सबके सामने है। इस बीच अफगानिस्तान किसी भी तरीके से भारत के नज़दीक ना जाए, चीन की हर मुमकिन ये कोशिश रहेगी। पाकिस्तान की लीडरशिप पर भी लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान अगर हाथ से चला गया तो ये जंग आपने 70 से 80% हार चुकी है। यही वजह कि चीन इन तमाम हालात को देखते हुए एक मीडिएशन का रोल करना चाहता है। चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। इस बीच कल, आज और कल इंतहाई अहम दिन पाकिस्तान चाइना के अंदर है, जहां पर 3 विदेश मंत्री जो है वो बैठेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स बैठेंगे, सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे और फिर देखना होगा कि क्या अफगानिस्तान अपने बुनियादी मौक़िफ़ से कहीं दस्तबरदार हो रहा है। जो वो कह रहे थे कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ तब तक ही है जब तक वो अमन कायम करेगा। डोरंड लाइन की बात करें या दीगर मामलात की बात करें, जिस तरीके की सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ से निभाई गई और जिस तरीके के एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के अंदर कराए गए, TTP पर कराए गए हैं, उस पर अफगानिस्तान पहले ही आग बबूला है और अफगानिस्तान ने साफ कर दिया था कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं होगी, रिटेलिएट किया जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है फ्रंटलाइन एरियाज के अंदर। यही सूरत हाल बांटी है चीन ने, और चीन ने अब यह फैसला लिया है कि तीनों विदेश मंत्री एक टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो हम आगे आपको बताएंगे, जो वहां से प्रेस नोट भी आएगा। लेकिन ये तो हमने आपको खबर बता दी। 5 बजे का प्रोग्राम अब आसिफ के साथ जरूर देखिएगा। एक बड़ी खबर आसिफ 5 बजे आपके सामने लाएगा कि इस तिकोनी मीटिंग के अंदर एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर 5 बजे के लिए, लेकिन फिलहाल जरा पाकिस्तान की एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जमात इस्लामिया पाकिस्तान ने महाज खोल दिया है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी। जम्मू कश्मीर के मामले पर लगातार तकरीरें हो रही हैं और कल भी एक और दिफाई इजलास हुआ था, जिसमें जमात इस्लामिया के कई लीडरों ने अपनी बात रखी है और पाकिस्तान से साफ कर दिया है कि पहले ज़रा ये बताइएगा कि जंगबंदी किसके कहने पर हुई है, क्या अगराज व मकासद जंगबंदी के थे, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के मामले को जमात इस्लामिया ने फिर से ये कहा कि हमारी शाहरग है, शाहरग काटेंगे तो आप भी कटेंगे, ये जमात के लीडरों की तरफ से कहा गया। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से साफ कर दिया गया कि देखिए अभी तक जो हुआ हम आपके साथ हैं, अगर कोई भी बैक ट्रैक किया गया, अगर कोई भी सूरत हाल को उस तरीके से लिया गया जो अवामी मफादात में नहीं होगी, तो यही अवाम होंगी, आपके सर होंगे और जूते से आपको लाल किया जाएगा। इन अल्फाज का इस्तेमाल कल जमात इस्लामिया के सरबराह की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 3-4 चैलेंजेस इस खबर के जरिए जिनकी तस्दीक हुई है। एक तो ये भी कंफर्म कर दिया गया कि सीज फायर अगर किया गया है तो क्या मसला कश्मीर के साथ समझौता हुआ है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट को टारगेट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा, कहा गया कि नॉर्थ वजीरिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर ये तीनों बदमनी के अड्डे हैं। इन अल्फाज का इस्तेमाल प्रोफेसर नईम की तरफ से किया गया, जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में जमात इस्लामी के सरबराह है। सिराजुल हक स्टेज पर आए तो उन्होंने भी कहा कि गजा जैसी सूरत हाल यहां पर भी कई एक हिस्सों में मची हुई है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो ना एस्टैब्लिशमेंट की है ना हुकूमती इदारों की है, और हम जो कह रहे हैं इसको मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ साथ ये बात भी जमात इस्लामी ने कही कि अगर फौज और हुकूमत ये कह रही है कि मसला कश्मीर को माइनस करके सीज फायर भी होगा, बाकी मामलात पर बात होगी, तो कहते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि फौज को भी अवाम इबरत का निशान बना देगी। पाकिस्तान की जो वो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रिलीजियस पॉलिटिकल जमात या ऑर्गेनाइजेशन जो हुकूमत बनाने में और गिराने में कलीदी किरदार माजी में भी अदा करती आई है और मौजूदा वक्त में भी काफी इफेक्टिव है। जमात इस्लामी के लीडरान को सुनिए। कर ले, आप मानेंगे ऐसी सालिसी जिसमें 1 लाख से ज्यादा शोहदा के खून का सौदा कर दिया जाए? शहबाज शरीफ साहब सुन लीजिए और जनरल आसिम मुनीर साहब आप भी सुन लीजिए, पूरी कौम ने आपका साथ दिया है, जिहाद की वजह से दिया है, इस्लाम की वजह से दिया है।
कश्मीर के नौजवानों, बच्चों और औरतों उनकी वजह से दिया है। अगर आपने कोई सौदेबाजी की, आपको भी इबरत का निशान बना देगी ये कौम, जाए पना नहीं मिलेगी आपको। इसलिए सीधे सीधे रास्ते पर चलिए। एक ही बात है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारी शहरग है और हक खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका ये हक है और इस हक को कोई सालिस और कोई बैनुल-अक़वामी ताकत कबूल नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत है, अमेरिका भी एक न्यूक्लियर ताकत है, भारत भी एक न्यूक्लियर ताकत है, तो चाइना भी एक न्यूक्लियर ताकत है। जब ये सारे न्यूक्लियर ताकतें हैं तो क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि अमेरिका के आगे सब लेट जाते हैं, उसके आगे सब झुक जाते हैं, अरब हो या अजम सब उसी की माला जपते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत हो। पाकिस्तान के सरबराह बात कर रहे थे कि मसला कश्मीर अगर आप माइनस करके और इन बुनियादों पर आप सीज फायर कर रहे हैं कि फायरिंग सिर्फ रोक दी जाएगी, तो फिर इस बात पर समझौता करने के लिए कोई तैयार नहीं। हदफ तनकीद पाकिस्तान की फौज या फिर पाकिस्तान के इदारे बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की या मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के तई हिकमत अमली की बात करते हैं, लेकिन उस मंसूबे की जिससे जम्मू कश्मीर को बराह रास्त फायदा पहुंचाने की बात हुई। और ये सब बातें कब हो रही हैं? जब इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। भारत सरकार मौतली का पहले से ही इसका ऐलान कर चुकी है, पाकिस्तान इसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन एक बड़ा डैम, एक बड़ा मंसूबा वो है शाहपुर कंडी डैम, जिसका आप सबको याद होगा कि एक ऐसा प्लान बनाया गया था जिसका पानी जम्मू कश्मीर को देने का, और इसमें बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि पंजाब रियासत की भी थी कि पंजाब जम्मू कश्मीर को शाहपुर कंडी डैम के जरिए जहां जहां आबी वसाइल का इस्तेमाल जिनका होगा तो उनमें एक ये भी होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखेंगे परेशानी कहां पर आ रही है कि पंजाब हुकूमत फिलहाल इस मामले पर खामोश नजर आ रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह भी समझ में आती है कि जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसको इस मसले पर बहुत संजीदगी के साथ गौर करना था, आज जब आपके सामने ये खबर हम रख रहे हैं कि अभी भी शाहपुर कंडी डैम से जम्मू कश्मीर को पानी नहीं मिला, जिस कमेटी ने सबसे ज्यादा और कलीदी किरदार और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था, उस कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक मंजरे आम पर ना आना परेशानी का सबब बन गई है। दूसरी बात, तकरीबन 11 मीटर्स जो जरूरत के मुताबिक यानी जो रिक्वायर्ड लेवल है, वाटर लेवल है, उससे नीचे पानी होना, जिसका ये कम से कम एक बात तो समझ में आती है कि मुतलका कमेटी की ना रिपोर्ट आई, ना जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इस पर इन दिनों कोई बात की गई, और ना पंजाब हुकूमत जिस पर बड़ी जिम्मेदारी आई थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक लेटर भेजा चीफ इंजीनियर कैनाल्स पंजाब गवर्नमेंट को, और कहा गया कि 1150 क्यूसेक्स पानी का जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। इसके बावजूद भी यानी यहां से हुकूमती इदारे, गवर्नमेंट, जिम्मेदारान लिखते भी है, पंजाब रियासत की हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, और चीफ इंजीनियर कैनाल्स और जो पंजाब से उनको एक मवासलत रिसीव हुआ है या एक लेटर जम्मू कश्मीर की सरकार तक पहुंचा है, जिसमें 2-3 चीज़ें जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। एक तो ये कि कमेटी को एक काम सौंपा गया था वहां पर कि आपने इन मामलात का हल निकालना, उस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट ही नहीं दी है, ये जम्मू कश्मीर को जवाब मिला है। प्लस पंजाब गवर्नमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा अगर कोई पेशरफ्त होती तो उससे बराह रास्त कोई काम हो सकती थी, लेकिन जो पानी का शेयर है वो जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, बुनियादी सवाल यह है जिसका जवाब तलाशना है। रूपाली शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन की हुई हैं, स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। रूपाली, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर और पंजाब स्टेट और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पानी इसमें शेयर करें, इस बड़े प्रोजेक्ट को जहां तक काम होना था या जहां से काम की शुरुआत होनी थी, क्या हम फर्स्ट लेवल से या फर्स्ट स्टेज ही से अभी आगे नहीं चल पाए हैं? और जो एक लेटर रिसीव हुआ जम्मू कश्मीर सरकार को, यहां से एक लेटर लिखा गया, वहां से उसका जवाब आया, जरा उसको भी पढ़कर बताइएगा कि डिटेल रिपोर्ट क्या है पंजाब गवर्नमेंट की। आसिफ, सबसे पहले ये बात देखने वाली है यहाँ पर कि जिस तरीके से शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, सबसे पहले ये कहा गया कि जब ये प्रोजेक्ट आया, ये प्रोजेक्ट आगे इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और साथ ही साथ पंजाब की गवर्नमेंट के बीच जो आपसी मसले चल रहे थे, मसले मसाइल के चलते ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट रुका हुआ था। और आपको बता दें कि बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर को इससे होने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार ने सारी बात जो है वो नेशनल डैम सेफ्टी
अथॉरिटी के ऊपर सौंप दी है कि उनकी तरफ से रूल्स फॉलो नहीं किए गए, कमेटी की तरफ से कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ रही है। एक और रीजन उनकी तरफ से दिया गया है कि अभी जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो 11 मीटर तक नहीं पहुंच पाई है, यानी कि गैप जो है 11 मीटर का उस बीच है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर को पानी नहीं दिया जा सकता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दें, ना ही सिर्फ यहां पर इसकी बात हो रही है, पानी को लेकर, डैम खोलने को लेकर बात हो रही है, यहां पर फायदा क्या क्या कुछ होना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज में है। जम्मू कश्मीर को अगर ये पानी मिलता है, आपको बता दें सबसे पहले जो कठुआ का एरिया है, सांबा का एरिया है, वहां पर इतनी ज्यादा जमीन है, करीबन आपको बता दें कि 32,000 हेक्टेयर के आसपास बताया जा रहा है कि इरिगेशन के लिए काम आएगा, उसके बाद पावर जनरेशन के काम आएगा। तो ओवरऑल यहां पर अभी रिपोर्ट पे यही कहा जा रहा है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है या जिस तरीके से कमेटी की रिपोर्ट पंजाब सरकार को नहीं आई है, तो ये डावाडोल करती हुई पंजाब सरकार नजर आ रही है। आपको बता दें इसमें बजट 2024-25 में भी जो फंडिंग है वो रेज की गई थी कि इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम किया जाए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। और एक पावर प्लांट है जिसका प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि इस साल एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो होता है तो बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, चाहे वो बिजली जनरेशन के हवाले से हो या फिर इरिगेशन की अगर बात की जाए। जब तक वो लेवल पूरा नहीं होगा तब तक उस बात को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बात यह है कि पानी ये है कि यूपीए 1 गवर्नमेंट जब थी और यूपीए 2 गवर्नमेंट जब थी, तब भी मुझे याद है कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहां पर भी ये बात कही गई थी ये जो बैराज है ये बनेगा और यहाँ से पानी मिलेगा। और जो नुकसान पिछले कई सालों से हो रहा है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग 2 स्टेट्स के बीच में थी और यूनियन गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रहा था, वो मुसलसल आज के दिन भी हो रहा है। पहले भी कहा गया कि बजटिंग प्रोसेस में है जी यूपीए 1 यूपीए 2 में, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए पहले टेन्योर में तब भी इस बात को कहा गया। इंडस वाटर ट्रीटी पर हम बड़े सख्त है, इस पर पूरे देश की एक पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर जो 2 स्टेट्स के बीच में एकॉर्ड है, उस एकॉर्ड पर जिस तरीके से लैतुलैल किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से आज तक, वो तो आज भी साफ दिख रहा है। और फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कह रहे थे कि आई एम पर्सनली मॉनिटरिंग द इशू, फिर वो पर्सनल मॉनिटरिंग कहां पर है, प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर कहां पर है, और फिर पंजाब गवर्नमेंट का इतना बड़ा बिल कि आज भी वो कह रहे हैं कि जनाब अभी टाइम बहुत लगेगा जी इस पूरे मामले में। यहाँ पर बात यह है कि स्टार्टिंग में ही ये बात क्लियर हुई कि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब के बीच चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि जब मॉनिटरिंग की जा रही है उसके बावजूद भी पंजाब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके का फायदा जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, उस हवाले से पंजाब सरकार कोई भी जवाब नहीं दे रही है। पंजाब सरकार का क्लियर स्टेटमेंट है कि सभी फॉर्मेलिटीज पहले पूरी हो, उसके बाद ही जो है इस पर सोच विचार किया जाएगा, पानी जो है वो खोला जाएगा। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी बात यह है कि आपको बता दें 390 मीटर जो है अभी तक पानी की जो लेवल है वो रिक्वायरमेंट देखी जा रही है, लेकिन 401 मीटर होना चाहिए। और यहां पर जो नया इसके तहत एक पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो है वो आ रहा है, आपको बता दें कि इस साल के एंड तक अगर वो कंप्लीट होता है तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि 8 यूनिट जो है वो मिलेंगे, जिसमें से 6 यूनिट जो है वो 33 मेगावाट पावर जनरेशन करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 206 मेगावाट का ये ओवरऑल प्लांट है, तो जम्मू कश्मीर को बिजली भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए शाहपुर कंडी डैम आज भी एक बड़ा मामला है, एक बड़ा ख्वाब है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस ख्वाब के शर्मंदे ताबीर होने पर अभी भी इंतजार में है। पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत मुसलसल इस पूरे मामले पर भी नजर रख रहे हैं। डिटेल्स बता रही थी रूपाली शर्मा। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके की करते हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा पेश कर दिया गया है कि रात देर गए कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के दौरान ममनुआ तंजीम के बालाई वर्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। और ये साफ हुआ है कि 2 जो बालाई वर्कर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के फौरन बाद कुछ असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जॉइंट ऑपरेशन आर्मी की 34 राष्ट्रीय राइफल, शोपियां पुलिस, सीआरपीएफ की तरफ से किया गया था। नाके लगाए गए थे डीके पोरा के आसपास के इलाके के अंदर, जहां पर इन मुश्तबे अफराद की नकल-अमल देखी गई, इन्हें रोका गया, ट्रेस किया गया, पूछताछ की गई, जिसके फौरन बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को इनके कब्जे से हथियार बरामद हुआ है। ताम इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मजीद तहकीकात के लिए केस को आगे बढ़ा दिया गया है। तस्वीर जारी कर दी है पुलिस कंट्रोल यूनिट की तरफ से, जिन्होंने ये साफ कर
दिया कि किन लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कौन से हथियार उनसे बरामद कर लिए गए। साउथ कश्मीर शुपिया का इलाका जहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों पर यह इल्ज़ाम है कि उनके कब्जे से असला और गोला बारूद मिला है और दोनों जो है एक ममनुआ तंजीम के बालाई वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे। चलिए प्रोग्राम के आखिर में जरा पहलगाम वापस आपको ले चलते हैं और उस वाक़े की याद दिलाते हैं जिसको आज तकरीबन 5 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद या इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद जहां 26 सयाहों जिनमें गैर मकामी अफराद थे, नेपाल का एक शहरी था और एक मकामी नौजवान भी सयाहों की जान बचाते बचाते इस दुनिया से चल बसा था, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े ने लाखों लोगों को मुतासर कर दिया। वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर इसके मनफी असरात मुरतब हुए, फिर सूरत हाल सरहदों तक पहुंची, इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंची, वो हम सब के सामने है। लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी बाइसरन पहलगाम के बाद इस हमले ने सयाहत को सबसे ज़्यादा और शदीद किस्म का धचका पहुंचाया। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहले इसकी तस्दीक कर चुके हैं, तमाम इदारे खुद बता चुके हैं। इस वक्त सयाह तो मौजूद हैं लेकिन वो ना के बराबर है, बुकिंग्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं और अब जो सयाहती शोबे के साथ वाबस्ता अफराद थे लाखों की तादाद में हैं। 2500 से ज़्यादा गाड़ियां जो मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों को ले जाने और आने जाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था, वो तमाम लोग मुतासिर हुए हैं और ये माफ़ कीजिएगा 28,000 के आसपास जो गाड़ियां हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इसलिए मुश्किलात में हैं क्योंकि उनका जो आप कह सकते हैं कि रोज़मर्रा का काम या उनकी रोजी रोटी का इन्हिसार भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे बाद में लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट पे ज़्यादा था, इसलिए इन दिनों सबसे ज़्यादा कारोबार इन लोगों का मुतासर होते हुए दिखाई दिया। इमरान नाइको के पास चलेंगे। इंतहाई मुश्किल और ख़राब सूरत हाल और गैर यकीनी सूरत हाल। इमरान, इस सूरत हाल से बाहर निकलने में अभी वक्त तो लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये तो हम सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, 28,000 या इसके आसपास गाड़ियाँ। बाकी शोबे जो डायरेक्टली टूरिज्म पर, टूरिज्म इंडस्ट्री पर इन्हिसार करते हैं, इनके साथ मुंसलिक है, उनका क्या? देखिए आसिफ साहब, बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, चाहे हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, चाहे हम बिजनेस सेक्टर की बात करें। अगर हम मार्केट्स का इस वक्त वो खामोशी छाई हुई है, अभी वो खामोशी की फिजा है, लोग अभी भी घर से उस तरह से निकल नहीं रहे हैं जिस तरह से इससे पहले देखने को मिलते थे। और जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ पे भी अभी वही खामोशी है। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स मुतासिर हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं हादसे के बाद, वही ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके साथ हजारों लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करते हैं तो तकरीबन 70,000 कमर्शियल व्हीकल्स ऑन रोड है और इसमें से 28,000 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कमर्शियल गाड़ियां जो डायरेक्टली जो सयाहत शोबे के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन जब से ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और खासकर जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ तो तब से हमने देखा कि एक तो मुतासिर हो, मुख्तलिफ शोबे तो हुए, ट्रांसपोर्ट शोबा तो मुतासिर हुआ ही, लेकिन अब इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली ड्राइवर हजरात या गाड़ियों के जो मालिकान है उनके ऊपर पड़ रहा है। जहां ये गाड़ियों का स्टैंड था वहां लोग अपनी चाय की दुकानें लगाए बैठे थे, छोटे छोटे स्टॉल्स थे। अब वहां पे जाहिर सी बात है अब लोग नहीं जा रहे, गाड़ियां तो घर में हैं, तो वो भी मुतासर हुए। स्पेयर पार्ट्स वाले वो भी अब उनका काम मुतासर हुआ है। कुल मिला के हम देख रहे कि जो भी इसके साथ ट्रांसपोर्ट के साथ छोटे से लेके बड़े तक जो वाबस्ता हैं वो मुतासिर हुए। अच्छा जी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो हम कह रहे हैं कि तकरीबन 28,000 के करीब गाड़ियां ऐसी हैं जो सयाहत के साथ जुड़ी हुई हैं। जब सयाहत ना के बराबर हो, 1-2% सयाह हो, तो उनका बैंक का जो किस्तें हैं, फिर रोजमर्रा का जो काम काज है वो कैसे चल रहा है, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट जब हम ट्रांसपोर्ट को देखते हैं वो अलहदा एक फ्लीट है जो भी मुतासिर हुआ है, नॉर्थ की ओर चले जाते थे, साउथ की ओर जाते थे, वो भी मुतासिर है। फिर जब सयाहत नहीं हो रही है तो कुल मिलाकर ये जो 28,000 के करीब गाड़ियां हैं और मालिकान है और बैंक का अमला है, किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं? देखिए अभी सुबह में एक ट्रांसपोर्ट के एक अहम जिम्मेदार से बात कर रहा था एसोसिएशन के, और वो यही बता रहे थे कि पिछले 3-4 साल के दौरान हमने देखा कि कश्मीर में टूरिज्म का जो फ्लो है वो बढ़ रहा था और करोड़ों की तादाद में आप हमने देखा कि जो गवर्नमेंट फिगर्स में बता रहे हैं कि टूरिस्ट का यहाँ पे इतना रश था। और उस रश को देखते हुए, उस फ्लो को देखते हुए
बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट मालिकान थे उन्होंने नई गाड़ियां खरीदी थी और गाड़ियों में इजाफा किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम के, उसके बाद जो सूरत हाल बनी और वही गाड़ियां जो बैंक के लोन पे लाई गई थी, अब उनका EMI भरना उनके लिए इम्पॉसिबल है। और अब सितम ज़रीफ़ी यह है कि बैंक ये जानते हुए भी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर या बाकी सेक्टर्स इस वक्त मुतासर है और उसके बाद भी उनके घर के बाहर पोस्टर्स लगाए जाते हैं, जो है उनको कॉल की जाती है, उनके घर लोग जाते हैं बैंक के जो मुलाजमीन है। और इवन उनका ये भी कहना था कि कल शाम को जब वहाँ उनके घर पे उनकी फैमिली को ये पता चला कि कोई बैंक वाले उनको देखने के लिए आए और इसलिए कि हमने शायद EMI नहीं भरा है, तो उससे एक सोशल स्टिग्मा जो है, जो सोसाइटी में जो एक ह्यूमिलेशन है, उसका भी उनको सामना करना पड़ रहा है। और अब सरकार से यही उनकी अपील है, कुल मिला के जितना भी इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अब हम बात करते हैं कि अभी थोड़ा सा सूरत हाल को देखने की जरूरत है। EMI भरना है, लेकिन इसको थोड़ी सी राहत ट्रांसपोर्टर्स एक को बीच का रास्ता लिया जाए और शायद हुकूमत की इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सवाल जनाब सिर्फ सूबा कश्मीर का नहीं है। अब आप माता वैष्णो देवी के लिए जाइएगा, जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ चंद 100 लोग जाते हैं यात्रा के लिए। कोशिशें की जा रही है वहाँ पर भी यात्रा रिवाइवल। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक जो सयाहत को लग चुका है। लेटेस्ट होप को कि अमरनाथ यात्रा यहाँ पर पीसफुली कंक्लूड हो और पीसफुली हो जाए, ताकि एक मैसेज अक्रॉस द इंडिया चला जाए और ये सयाहत का सीजन जो है वो दोबारा से शुरू हो पाए। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे यहाँ पर इजाजत। खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला रहेगा गुलिस्तान इस पर जारी। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार एक और बड़ा खबरनामा।